हेलो एवरीवन, हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे और फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि वहाँ का जो शासक था, जो किंग था, जो मोनार्क था, लुई 16, उसने न्यूली फॉर्म्ड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर साइन कर दिया था। पर क्या आपको लगता है कि उसने इतनी आसानी से साइन किया होगा? तो लुई 16 शुरू में साइन करने के पक्ष में नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि उसे उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हस्ताक्षर करने पड़े? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि लुई 16 तो अपने फैमिली के साथ वर्साई के राजमहल में रहता था, तो वो तो अच्छे से रह रहा था, फिर उसे क्या जरूरत थी संविधान पर हस्ताक्षर करने की? तो थोड़ा सा पीछे जाइए और याद करने की कोशिश कीजिए कि जिस वक्त पेरिस में एक तरह से अकाल पड़ा हुआ था और आपको ध्यान होगा कि लंबे लंबे क्यूज में विमेन खड़ी होती थी ताकि वो ब्रेड परचेज कर सके, और ब्रेड का प्राइस जो था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे कंडीशन में यानी पेरिस में अकाल पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ लुई 16 ने अपनी सेना को पेरिस की ओर कूच करने का आदेश दे दिया था। तो आपको ध्यान होगा कि वहां पे तो खैर उन्होंने 14 जुलाई को किस तरह से बैस्टिल के दुर्ग को पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया था और उसके टुकड़े टुकड़े उठाकर ले आए थे। तो ये घटना जब चल रही थी उसी समय में लुई 16 जो था उसने फ्लैंडर्स के दुर्ग में बोला कि ठीक है, एक राजकीय सेना को आमंत्रित करके पार्टी रखते हैं। और जब ये खबर वहां पे पहुंची तो वहां पे विमेन लोग जो लाइन में खड़ी थी, या पेरिस में एक तरह से अकाल पड़ा हुआ था, उन लोगों ने जब ये सुना तो उन्हें बहुत ज्यादा रोष हुआ, बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पे हम भूखों मर रहे हैं और वहाँ राजा जो है वो पार्टी करने की सोच रहे हैं। फ्लैंडर्स के दुर्ग में पार्टी करने की बात रखी गई थी। तो सारी की सारी भीड़ ने जब ये अफवाह सुना तो उन्होंने बोला कि ठीक है, हम वर्साई की ओर चलते हैं, और सारी की सारी भीड़ जो है वो वर्साई की तरफ चल पड़ी कि नहीं, अब राजा को एक्चुअल सीन बताना होगा कि भाई किस तरह से हम दुखी रहते हैं। वो वहां पे वर्साई के राजमहल में बहुत आराम से जो रह रहे हैं, ये अब और नहीं चलने वाला है। तो ये सारे के सारे लोग वहां पे गए, विमेन भी काफी थी। ये उस समय की घटना है जब आपको ध्यान होगा कि मैंने बताया था कि जब वहां पे जाके उन लोगों ने बोला कि भाई हमारे पास खाने को ब्रेड नहीं है, तो जो उसकी वाइफ थी, लुई 16 की जो वाइफ थी मेरी एंटोइने, उसे नासमझ कहिए या फिर क्या कहिए, क्योंकि उसने ये बोला कि ठीक है कि यदि आपके पास रोटी नहीं है तो आप केक खाइए। सामान्य जनता को ये बात बहुत ही अजीब सी लगी। और दूसरी बात क्या थी कि इन्होंने बोला कि नहीं, अब ये यहाँ पे नहीं रह सकते, हम वहाँ पे दुखी हो, हम वहाँ पे भूखों मरे और ये यहाँ पे पार्टी करें। ऑल्दो वहाँ पे पार्टी हो नहीं रही थी, लेकिन ये अफवाह जब फैल गई थी तो लोग जब वहाँ से पहुंचे तो उन्होंने बोला कि नहीं, इनको लेके चलो अब अपने यहाँ पेरिस। उन्होंने राजा के पूरे परिवार को जबरदस्ती अपने साथ पेरिस चलने के लिए बाध्य किया और राजा के पूरे परिवार को ले जाके वहां पे पेरिस में ट्यूलरीज का एक दुर्ग था, वहां पे उसे एक तरह से कैद में रखा। तो जनता की इस बढ़ती हुई शक्ति को देख के राजा बहुत ही ज्यादा घबरा गया और उसे लगा कि अब यदि मैं साइन नहीं करूंगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात हो जाएगी और बेहतर यही है कि मैं अब साइन कर दूं। हालांकि उसके समर्थक अभी भी नहीं चाह रहे थे कि वो साइन करे, लेकिन अब राजा ने साइन कर दिया। तो यहाँ तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। अब कहानी यहाँ से आगे की कि उसके ऊपर साइन करने के बाद अच्छी बात है, संविधान पर हस्ताक्षर कर दिया, यानी राजा इस बात के लिए अग्री कर गया कि उसके पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन चेक करेगी। तो फिर क्या गड़बड़ हुई? गड़बड़ यहाँ पे ये हुई कि लुई 16 जो है वो अभी भी सीक्रेट निगोशिएशंस में लगा था आसपास के देश के राजाओं के साथ। तो राजा ने साइन तो कर दिया, लेकिन वो आसपास के देशों के साथ, यानी कि वहां पे आसपास का जब यूरोप का आप नक्शा देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि प्रशिया, उस समय के यूरोप का जब नक्शा देखेंगे तो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के राजा के साथ सीक्रेट निगोशिएशन में लग गया। वजह क्या थी इस सीक्रेट नेगोशिएशन की? अच्छी बात तो थी कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को हस्ताक्षरित कर दिया, तो उसके बाद फिर क्या जरूरत पड़ गई? तो आपको मालूम है कि भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती। राजा किस तरीके से सोचता है कि ठीक है मेरी सत्ता पे अंकुश लग जाए, तो वो तो चाहता है कि ठीक है मेरी सत्ता वापस उसी तरह से स्थापित हो जाए जैसे पहले थी। और आसपास के देश के जो राजा थे उनको क्या जरूरत पड़ रही थी फ्रांस के अंदरूनी मामले में दखल देने की? तो इसकी वजह ये थी कि उस समय के यूरोप में, समस्त यूरोप में ही मोनार्की चल रही थी और समस्त यूरोप में राजाओं का प्रभुत्व था। कहीं कोई डेमोक्रेसी उस तरीके से नहीं स्टैब्लिश हुई थी, कोई रिपब्लिक नहीं स्टैब्लिश हुआ था। तो आसपास के राजाओं को ये भय सता रहा था कि जो कुछ भी फ्रांस में हो रहा है तो यही चीज कहीं हमारे यहाँ भी ना हो जाए, यानी हमारे यहाँ भी कहीं क्रांति ना हो जाए और सत्ता परिवर्तन ना हो जाए और कहीं हम लोगों को भी पदच्युत न कर दिया जाए। तो ये डर सता रहा था उन लोगों को और यही वजह थी कि वो ये चाह रहे थे
ऑस्ट्रिया और प्रशिया ये चाह रहे थे कि हम लोग जो है वो मिलके फ्रांस के ऊपर आक्रमण कर दें और नेशनल असेंबली को इस बात के लिए मजबूर करें कि राजा को मुक्त कर दो। लेकिन ऐसा होने वाला कहाँ था। जब राजा के सीक्रेट निगोशिएशंस की बात पता चली तो नेशनल असेंबली ने खुद ही ऑस्ट्रिया और प्रशिया के ऊपर आक्रमण कर दिया। तो अब क्या हुआ कि जितने भी आसपास के लोग थे वो विलिंगली इस सेना में भर्ती होने लगे और इस युद्ध को ऐसा नहीं माना गया कि ये युद्ध जो है वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के खिलाफ है, बल्कि इस युद्ध को इस तरीके से देखा गया कि ये लोगों की लड़ाई है राजतंत्र के खिलाफ। क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि यूरोप में राजतंत्र चल रहा था और ऑस्ट्रिया और प्रशिया फ्रांस के आंतरिक मामलों में दखल ही इसलिए दे रहे थे कि वो चाहते थे कि यहाँ पे फिर से राजतंत्र स्थापित हो जाए और ताकि यहाँ पे जिस तरह का रेवोल्यूशन हो रहा है उस तरीके का हमारे यहाँ ना हो। इसलिए वो फ्रांस के राजा के पक्ष में थे और इसलिए राजा सीक्रेट निगोशिएशंस में लगा हुआ था। तो इस युद्ध में सारे लोग शामिल हुए और एक खास जगह थी वहाँ पे मार्शले, वहाँ के सैनिक भी उसमें शामिल हो गए, वहाँ के लोग भी सेना में शामिल हो गए और उन्होंने पेरिस की ओर जब मार्च किया तो वो एक मोटिवेशनल सॉन्ग गाते हुए चल रहे थे। मार्शल्स नाम रख दिया गया उससे बाद में, और बाद में चलकर मार्शल्स जो है वो फ्रांस का नेशनल एंथम बन गया। तो आप इस सीन को देखिए कि सारे मेन जो हैं वो चले गए हैं वॉर के ऊपर और वॉर का लॉस सहना पड़ रहा है कंट्री को, और पीछे रह गए ये वुमेन जिनके ऊपर हर तरह की जिम्मेवारी आ गई है, यानी उन्हें अर्निंग भी करनी है और बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी संभालनी है, घर भी देखना है। ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रांस में होने लग गई और वुमेन के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, वो जानना जरूरी है क्योंकि तब आप समझ पाएंगे कि आखिर क्यों पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पे इतनी एक्टिव हो गई और क्यों आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को खत्म करके फ्रांस को रिपब्लिक घोषित किया गया। क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा है कि फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी। अब क्या हुआ, दरअसल क्या हुआ कि एक वाकया ऐसा है कि एक रात ट्यूलरीज के किले से चुपके चुपके राजा, रानी, उसके सिस्टर और उसका बेटा, तो राजा उस समय का कौन था, लुई 16 था, उसकी वाइफ मैरी एंटोइने, लुई 16 की सिस्टर एलिजाबेथ और उसका बेटा डोफा, ये सारे चुपके चुपके घोड़ा गाड़ी से भाग रहे थे रात के अंधेरे में। क्योंकि आपको ध्यान होगा कि ऑस्ट्रिया की जो प्रिंसेस थी मैरी एंटोइने, उसी के साथ लुई 16 की शादी हुई थी और वहाँ पे लियोपोल्ड सेकंड जो था वो वहाँ का राजा था और उस समय में प्रशिया का राजा जो था वो था फ्रेडरिक विलियम सेकंड। ये सारे लोग एक्चुअली भेष बदल के भाग रहे थे, लेकिन लुई 16 की किस्मत तब तक काफी खराब हो चुकी थी और वॉरेन तक पहुंचते पहुंचते उन्हें पहचान लिया गया और उन्हें वापस ले आया गया और ट्यूलरीज के किले में वापस से बंद कर दिया गया। फिर तो जो मारकाट मची उसका कोई हिसाब नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों को वहां पे मारा गया, सारे जो राजा के जो सैनिक वगैरह थे उन सबको मार दिया गया। और इस समय लोगों ने बोला कि नहीं, अब जो है राजशाही पर से उनका विश्वास एक्चुअली हट गया, उनका सारा गौरव खत्म हो गया राजशाही के ऊपर। राजशाही का जो एक गौरव उन्हें महसूस होता था, क्योंकि राजा के समर्थक अभी भी बहुत लोग थे, उन्होंने इस बात के लिए भी आर्ग्यूमेंट करना शुरू किया कि नहीं नहीं, राजा अपनी मर्जी से थोड़ी भाग रहा था, राजा के कुछ कुलीन लोग हैं, कुछ नोबेल्स हैं, वो उन्हें जबरदस्ती अपहरण करके लेके जा रहे थे। पर यह बात सच नहीं थी। तो लोगों का जो लोगों की जो एक श्रद्धा थी राजतंत्र के प्रति, कुछ लोग थे जो कि अभी भी समर्थक थे, तो उनकी जो श्रद्धा थी वो पूरी तरह से अब खत्म हो गई। क्योंकि राजा के पलायन को जब देखा, उन्हें ये लगा कि जब राजा ने संविधान को स्वीकार कर लिया तो ये चुपके चुपके भाग कहाँ रहा था और क्यों भाग रहा था। तो ये शंका जब लोगों के मन में आई तो लोगों ने बोला नहीं, अब ये जरूरी है कि इस पद को ही खत्म कर दिया जाए। तो उन्होंने ये बोला कि अब जो एक नाम के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी कि ठीक है राजा रहेगा और राजा को निरंकुश नहीं होने दिया जाएगा और उसके ऊपर एक चेक लगेगी, लेकिन उस चीज को भी अब उचित नहीं माना गया और ये कहा गया कि ठीक है, और अब जो है वो पूरी तरह से राजा का जो पद है उसे ही खत्म कर दिया जाए। तो यहाँ से शुरू होती है वो बात कि ठीक है, इतनी सारी पार्टीज अचानक क्यों आ गई, क्योंकि आगे जो हम लोग पढ़ेंगे आपको अचानक से लगेगा कि कुछ कहानी बिखरी हुई सी लगेगी और लगेगा कि जैकोबिन्स कहाँ से आ गए, ये है कौन, ये मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर कहाँ से आ गए। तो उसकी शुरुआत एक्चुअली यहाँ पे होती है, क्योंकि यहाँ पे ये जो ऑर्डर जो पास हुआ था ना कि राजा को जो है वो अब पूरी तरह से इस पद को ही खत्म कर दिया जाए, ये एक्चुअली मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर और उसकी जो टीम थी उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आगे चलकर क्या हुआ कि ये जो वुमेन्स के ऊपर सारी जिम्मेवारी आन पड़ी थी, क्योंकि लोग चले गए थे युद्ध में, तो यहाँ पे अब ढेर सारे अलग अलग क्लब्स बनने शुरू हो गए। उसमें 2 क्लब मेन थे, यानी 2 दल जो थे वो मेन थे, एक तो जेरोंडिन्स थे और दूसरे जैकोबियंस थे।
तो जिरोंडिन्स जो थे वो भी जो थे वो रिपब्लिक के समर्थक थे, ऐसा नहीं था कि वो रिपब्लिक के समर्थक नहीं थे। और जिरोंडिन्स के अलावा जो दूसरा दल था वो था जैकोबियन, जिसके बारे में आपकी बुक में और हम उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, क्योंकि जैकोबियन जो थे वो थोड़े रेडिकल थे। और जैकोबियन का जो हेड था, जैकोबियन क्लब का जो हेड था, उसी का नाम मैक्सिमिलियन रॉब्सपियर था। और इस पार्टी के जो लोग थे, जैकोबिन पार्टी के जो लोग थे, वो लेस प्रिविलेज सेक्शन ऑफ सोसाइटी से आए हुए थे और उन्होंने खुद को, जो वहाँ की एलीट क्लास थी, उससे खुद को अलग दिखाने के लिए एक डिफरेंट तरह का ड्रेस पहनना शुरू किया था। जो धारीदार पैंट होती है वो पहनना स्टार्ट किया था और उन्हें सैंट क्लोथ्स कहा जाता था, क्योंकि वहाँ के जो एलीट क्लास के लोग थे वो जनरली घुटने तक की ड्रेस पहनते थे, जिसे ब्रीचेज कहते थे। और इन्होंने उनसे खुद को डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस तरीके का ड्रेस पहनना शुरू किया। बाद में इन्हें सैंट क्लोथ्स के नाम से जाना जाने लगा। ये इसलिए था ताकि दूर से भी देख के पता चल जाए कि ठीक है कि ये बंदा जो है वो जैकोबिन पार्टी से बिलोंग करता है। तो यहाँ तक तो बात रही, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि नेशनल कन्वेंशन बना। तो जैसा कि मैंने बताया कि किंग को और उसकी फैमिली को ट्यूलरिज के किले में बंद करके रखा गया था। तो अब ऐसा हुआ कि इन लोगों ने बोला कि नहीं, अब जो है सो राजा को चूंकि पूरी तरह से खत्म करना, पोस्ट तो ऑलरेडी खत्म कर दिया था और यहाँ पे जो आक्रमण करके उनके गार्ड्स वगैरह को खत्म कर दिया था, खूब मारकाट मची थी। और इसके बाद और वहीं पे आनन फानन में एक नई असेंबली तैयार की गई, जिसमें 21 साल के लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोटिंग राइट्स दिए गए। 21 सितंबर 1792 को फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। और जब फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया गया, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रिपब्लिक में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, ना कि वो हेरिडिटरी लीडर होता है। तो फ्रांस में भी ऐसा ही हुआ और उसके बाद ये तय हुआ कि राजा को सरेआम एग्जीक्यूट किया जाएगा और किंग लुई 16 को पब्लिकली एग्जीक्यूट कर दिया गया, गुलेटिन कर दिया गया। उस समय में ये तरीका था। और गुलेटिन क्या होता है ये हम लोग अगली क्लास में जानेंगे। और साथ ही साथ मेरी एंटोइने का भी वही हाल हुआ, मेरी एंटोइने को भी गुलेटिन कर दिया गया पब्लिकली। तो इस तरह से फ्रांस में राजशाही का अंत हुआ, राज सत्ता की समाप्ति हुई। फ्रांस में रिपब्लिक आ गया था, है ना। पर क्या सचमुच फ्रांस में रिपब्लिक आ गया? क्या आप ये जानना चाहते हैं कि फ्रांस में रिपब्लिक यदि आया तो कब आया, और यदि नहीं आया तो क्यों नहीं आया? तो इस सत्ता के बाद फ्रांस में क्या हुआ? क्योंकि मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि पहले वहाँ पे एब्सोल्यूट मोनार्की थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई। इसके बाद अब हमने देखा कि जो न्यूली फॉर्म्ड कन्वेंशन था उसने फ्रांस को रिपब्लिक घोषित कर दिया। पर क्या फ्रांस में सचमुच रिपब्लिक आया? यदि आप ये जानना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो पे हम मिलते हैं, वहाँ हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।